हाँ बच्चों, तो नैतिक मूल्यांकन जो हमारा पाठ है, नैतिक मूल्यांकन जो हमारा पाठ है, उस पाठ में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं और आपको पढ़ाते हैं। ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में नीति शास्त्र के निर्माण के विषय में बताया गया है। नीति शास्त्र के निर्माण के विषय में बताया गया है कि नीति शास्त्र का निर्माण हुआ कैसे। तो देखिए भाई, पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकारः मनोरमया सरसया गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः व्यरचयन्। पुरातन कालादेव, तो पुरातन कालात धन एव, पुरातन कालात जशत्व संधि है, पुरातन कालात धन एव, प्राचीन, पुरातन कालात प्राचीन काल से, एव माने ही, भारते भारत में, कवयः कवियों ने, नीतिकारः नीतिकारों ने, मनोरमया मनोरम, सरसया सरस, गिरा वाणी में, नीतिवाक्यानि नीति वाक्यों को, नीति के श्लोकों को या नीति वाक्यों को, कथा भी कथाओं के द्वारा, श्लोकैश्च श्लोकैः धन च, विसर्जनीय से सह सूत्र यहाँ पे लगेगा, श्लोकों के द्वारा, व्यरचयन, व्यरचयन माने क्या किया, रचना किया। तो प्राचीन काल से ही भारत में कवियों ने, नीतिकारों ने सुंदर, मनोरम, सुंदर और सरस, गिरा माने वाणी में, नीति वाक्यों की कथा भी कथाओं के द्वारा, श्लोकैः च और श्लोकों के द्वारा, व्यरचयन रचना किया। इत्थम नीति शास्त्राणि, इस प्रकार नीति शास्त्राणि, नीति शास्त्र, व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान, कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, कांता सम्मित, प्रियतमा के उपदेश के समान, अब बभुव माने होते थे। तो इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहारिक ज्ञान में प्रियतमा के उपदेश के समान, कांता सम्मित तयो, प्रियतमा के उपदेश युजे, उपदेश के समान, बभुव माने होते थे। इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहारिक ज्ञान में प्रियतमा के उपदेश के समान, बभुव माने होते थे। फलं तु इदम लिखा है, तो फलम धन तु धन इदम संपन्नम साधारणाः अपि जनाः व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकाः च गलबिलाधाः कुर्वन्ति स्म। फलं तु इदम, इदम माने इसका, फलम माने फल, इसका फल, इदम माने यह और हुआ, इसका फल यह हुआ कि संपन्नम साधारण अपि जना, संपन्न साधारण मनुष्य भी, फल यह हुआ कि संपन्न साधारण मनुष्य, अपि माने भी, व्यवहाराय व्यवहार के लिए, नीति वाक्यानि नीति के वाक्यों को, और नीति श्लोकाः च और नीति के श्लोकों को, गलबिलाधा माने होता है निगलते थे, निगलना का मतलब है याद करना, कंठस्थ करना, और कुर्वन्ति माने करते थे। तो इसका फल यह हुआ कि संपन्न साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों को और नीति के श्लोकों को गलबिलाधा कुर्वन्ति स्म, याद किया करते थे। यथाच, और जैसे, यथाच और जैसे, कौन कौन सी नीति की पुस्तकें हैं उसके विषय में आप लोग थोड़ा पढ़िए। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुर नीति, विदलोपाख्यानम, विदलोपाख्यान, पंचतंत्रम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, शुक्र नीति, घटकर्पर कृत, घटकर्पर द्वारा रचित नीतिसारा, नीतिसार, सुंदर पांडेयन कृता, सुंदर पांडेय द्वारा रचित नीति द्विखष्टिका, नीति द्विखष्टिका, भल्लाट शतकम, भल्लाट शतक, भृतहरिकृत, भृतहरि द्वारा रचित नीति शतकम, नीति शतक, बल्लाल शतकम, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतकम, दृष्टांत शतक इत्यादि माने ये, अब बहूनि माने बहुत सी, नीति पुस्तकानि, नीति पुस्तकें या नैतिक पुस्तकें या नीति की पुस्तकें, संस्कृते उपलभ्यते, संस्कृते माने संस्कृत में
उपलभ्यन्ते माने होता है प्राप्त होती हैं। तो प्राचीन काल से ही भारत में कवियों और नीतिकारों ने सुंदर और सरस वाणी में नीति वाक्यों को कथाओं के द्वारा और श्लोकों के द्वारा रचना किया। इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहारिक ज्ञान में प्रियतमा के उपदेश के समान बभुओ माने होते थे। इसका फल यह हुआ कि संपन्न साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों को और नीति के श्लोकों को गलबिलाधा माने कंठस्थ किया करते, कुर्वन्ति माने किया करते, असमाने थे यथाच। और जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम या विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकरपर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडेय द्वारा रचित नीति द्विखष्टिका, भल्लाट शतक, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक आदि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत में उपलभ्यन्ते माने पाई जाती हैं। उपलभ्यन्ते माने पाई जाती हैं। अब आगे आप लोग देखिए भाई, आगे जो अगला पैराग्राफ है इसमें बताया गया है काव्य के मुख्य प्रयोजन के विषय में। काव्य के मुख्य प्रयोजन क्या है, इस पर विचार किया है उन्होंने, उसको दर्शाया है लेखक ने। विचारमाणे साहित्ये आदिकालादेव, विचारमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत्। विचारमाणे, विचार करने पर, साहित्य में आदिकालादेव, आदिकालात धनेव, यहाँ जसत्व संधि है, आदिकाल से ही सर्वेष्वपि सभी राष्ट्रों में, सभी देशों में, अयम विश्वास, यह विश्वास प्रचलित आसीत, चला आ रहा, आसीत माने था। तो विचार करने पर साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास चला आ रहा था। यत माने कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकम मुख्यम प्रयोजनम नैतिकम परितोषः। तो चला आ रहा था, यत माने कि काव्यस्य अन्येषु, काव्य के अन्य प्रयोजनेषु, प्रयोजनों में, काव्य के अन्य प्रयोजनों के सत्सु धन अपि, होते हुए भी, काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एकम मुख्यम प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन, नैतिकः परितोषः, नैतिकः माने नैतिक और परितोषः माने संतोष, एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सर्वैः विचारकैः, सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्यम प्रयोजनम, काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकासः एवं स्वीकृतः, नैतिक विकास को एवं माने ही स्वीकृतः माने स्वीकार किया है। तो प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास को ही स्वीकार किया गया। तो विचार करने पर साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास चला आ रहा था कि काव्य के दूसरे प्रयोजनों के होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिकः परितोषः, नैतिक संतुष्ट या नैतिक संतोष है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास को ही एवं माने ही स्वीकृता माने स्वीकार किया गया। स्वीकृता में कत प्रत्यय है, ठीक है, स्वीकार किया, नैतिक विकास को ही स्वीकार किया गया है। किसके द्वारा? प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास को ही स्वीकार किया गया। बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मिलते हैं। एक बात आप मत भूलिएगा, इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ठीक है, जिससे हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आप उसको बेल आइकन को दबा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हम वीडियो डालें आप लोगों को समय अनुसार मिलता रहे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। धन्यवाद।